नर्मदे हर नमस्कार प्रणाम। से आज कुछ बात करने पुनः उपस्थित हूँ नर्मदा प्रखर के माध्यम से। शरण जी को अग्रिम धन्यवाद देते हुए कि मुझे एक बार और अवसर दिया है। मेरे एजेंडे बहुत साफ सुथरे हैं, स्पष्ट हैं। परामर्श अपने लोगों से लिया जिनसे मेरी बात होती है, तो और काफ़ी सारी चीज़ें जो युवाओं में एक तरह की उत्कंठा देखी जा रही है, और उसका कारण भी है और वाजिब कारण है। और उसका वाजिब कारण ये है कि वो समाज की गतिविधियों से कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा असंतुष्ट तो नहीं कहूँगा, विशेष रूप से संतुष्ट नहीं है। इसलिए थोड़ा ना थोड़ा शब्द का इस्तेमाल किया है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी भागीदारी जिस अनुपात में महासभा के कार्यकलापों पे होनी चाहिए, वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। अब आप सोच लीजिए कि आप एक किसी भी यूनिट को, अब आप कहिए कि उसको अलग कर दिया, वो काम करेंगे, ठीक है, वो इकाई है, वो है 18 से 35 साल के जो युवा हैं उनकी इकाई है। लेकिन 35 साल एक दिन की उम्र से 50 साल तक की उम्र के लोगों को कमतर नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये वो उम्र है जहाँ पे मैच्योरिटी के साथ साथ अपने नैरेटिव रखने की भी क्षमता में अचानक से वृद्धि हो जाती है। उसमें वृद्धि होना स्वाभाविक भी है। तो मैं चाहता हूँ कि युवाओं का लगभग 33%, उससे अधिक भी हो सकता है, इस महासभा के, नई महासभा के, जो अगली शताब्दी की महासभा कहलाएगी। शताब्दी अभी पूर्ण होने में बहुत सारे साल हैं, लेकिन हमारी नई सदी शुरू हो गई है। हमारी नई सदी 2021 में प्रारंभ हो चुकी है, और हम नई सदी की पहली महासभा के लिए ऐसे प्रयास करें कि युवाओं को, यानी जो 35 साल से ऊपर के और 50 साल, चलिए 55 साल भी मान लीजिए, अगर आज का प्रत्याशी 50 साल से कम का है तो वही आयु मान लीजिए, तो उनको, उनके लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। और यह स्थान आरक्षित होना चाहिए महासभा के महत्वपूर्ण पदों पर। इनमें से इन युवाओं को यह भी अवसर मिलना चाहिए कि वे अपनी अध्यक्षता की दावेदारी कर सकें। साहस नहीं बटोर पाते, वैसे संविधान में कोई प्रतिबंध नहीं है, साहस बटोरना है। ये सारी बातें एकात्मता के साथ ही होंगी, इसमें कोई सवाल नहीं होता। भाव एकात्मता का रही, ये मान के चलिए कि वो कहीं भी हो, ओंकारेश्वर हमारा जो है वो वहाँ से हम मध्य प्रदेश में तो कम से कम विकसित हुए हैं। उस पॉइंट को ध्यान रखते हुए हमें अपनी संस्कृति, हमारी जो एथनिक जो लेगेसी है, यानी हमारी जो विरासत है ना, संस्कारों की, हमारी संस्कृति की, हमारे कल्चर की जो विरासत है, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और सूरत में भी जा रहे हैं तो बैंड काई बनानू भैया जी आज हम काई बने ले, इस तरह के संवाद हो रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें। कुछ थोड़ा सा परिवर्तन देखा जा रहा है, कुछ दिलों में पल रहा है, कुछ दिमागों में पल रहा है, उसकी चर्चा
करना ज़रूरी नहीं है, उसे हटा देना ज़रूरी है दिमाग से, ये ज़रूर निवेदन करूँगा। तो युवाओं का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, महिलाओं का प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। और युवाओं के जो हम प्रतिशत को सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, उसमें युवा मतलब कि यहाँ पे महिला और पुरुष माने जेंडर विभेद नहीं होगा। युवाओं में भी जो युवतियाँ हैं उनका प्रतिशत भी इसमें सुनिश्चित कर लेना होगा। स्वयं हो सकता है इस तरह से महिलाओं का भी महासभा के पदों पर भागीदारी सुनिश्चित कराना मेरा दायित्व होगा। अभी वर्तमान संविधान में महिलाओं को किसी भी तरह से किसी भी पद पर आने का अधिकार है, ये तो मान्य है, लेकिन उसको स्टेटरी स्वरूप माने वैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाना, ये हम संविधान में स्थापित कर देंगे कि हाँ कम से कम 33% महिलाओं को महासभा के विभिन्न पदों पर रखा जाए और ये पद की पोस्ट होंगे। अब आप उसी के क्रम में सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। एट अ ग्लांस देखा जाए तो महिलाओं का और पुरुषों का प्रतिशत अर्धनारीश्वर वाले शिव की तरह होना चाहिए। अगर हमारे महासभा के ढांचे को देखें तो इसमें 50% महिलाओं की भागीदारी, चाहे महिलाएं हों या बालिकाएं हों। युवाओं की भागीदारी 50% यानी पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित कराना मेरा दायित्व होगा। मेरा एक और दायित्व है, वो ये कि जो संवैधानिक संस्था हैं या तो मान्यता प्राप्त है या स्वतंत्र रूप से उनका संविधान है, तो ऐसे हम कुछ पदों को सुनिश्चित कर लेंगे या संपूर्ण कार्यकारिणी को सुनिश्चित कर लेंगे, और संपूर्ण कार्यकारिणी जो है उसे मतदान का अधिकार होना चाहिए। अब संपूर्ण कार्यकारिणी को मतदान का अवसर देना एक बड़ी मुश्किल बात होगी। तो आपको याद होगा कि अमरकंटक सम्मेलन में एक प्रस्ताव एक युवा ने उठाया था। राजेश बिलोरे जी यहाँ टेलीकॉम में काम करते हैं और बहुत अपनी सोच के बड़े धनी हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना हम वर्चुअल मीटिंग्स कर लें। उस समय एक नया गूगल ने ऐप चालू किया था। उस समय टेक्निकल रूप से बहुत मुश्किल था, शायद उससे किसी ने विरोध भी किया था कि नहीं ये संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही कोविड काल आया तो हमारी ही महासभा ने, हमारे ही लोगों ने और हम सब ने मिलकर जूम मीटिंग की, और अभी हर हफ्ते आलोक भाई और मधुर टेमले जी बड़े मनोयोग के साथ में वो संडे वाला प्रसारण कर रहे हैं। अध्यक्ष के प्रत्याशी गण ध्यान दीजिए, क्रम से हमारा भी नंबर आ रहा है और उसमें भी बात करना है समुदाय से, समूह से। तो मेरा ये कहना है कि वर्चुअल बातचीत हो, पैसा कम खर्च हो, और अब चूंकि कोविड की परिस्थिति है तो कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि हम कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादा गतिशील न बनाएं, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं हम, यानी कि ये मनुष्य प्रजाति। पहले जब 2007-8 में हमने इंटरनेट के साथ खेलना शुरू किया था, तब हमें ब्लॉग लिखने में भी बड़ी कठिनाई होती थी, अपनी वेबसाइट लिखने में बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब बड़ा आसान है, आप तो बोलते हैं और टाइप हो जाता है, और मोबाइल पर हम अपनी बात कह देते तो
मनुष्य से बड़ा फितूरी आदमी चंद्रमा पे जा बैठा, फिर अपनी गैलेक्सी के बाहर भी जा रहा है, पता लगा रहा है कि क्या और हो सकता है। कोई भाई मिल जाएंगे वहाँ पे, उनसे अपन बातचीत कराएंगे। तो आशा ये है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं वर्चुअल पोलिंग भी कर सकते हैं। तो वर्चुअल पोलिंग का जो प्रस्ताव राजेश भाई ने दिया है उसको हमें आगे बढ़ाना है। और उसके लिए कौन ज़रूरी है? ओब्वियसली निश्चित तौर पर युवक जरूरी है, और युवाओं का वहाँ पर मौजूद होना, इस तरह से उनकी गैर मौजूदगी हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए यानी समाज के लिए। उनका आकर्षण कैसे हमारे समाज के प्रति बढ़े, तो संगठनात्मक जो स्वरूप है उसमें उनके प्रतिनिधित्व को आधिकारिक रूप से बढ़ाना होगा। इसलिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। और युवा होंगे तो आप तो जानते हैं कि किसी बुजुर्ग ने ऐतिहासिक युद्ध नहीं किए, कहाँ धृतराष्ट्र गए, मान लीजिए उनकी विजुअलिटी भी होती उनमें, तो भी वो युद्ध के लिए शायद ही जाते, बुजुर्ग थे। चलिए वो चले भी जाते तो दशरथ भी नहीं गए थे। उन्होंने अपने पुत्र को भेजा था रावण को, रावण की सत्ता को नेस्तनाबूद करने के लिए, और पुत्र ने भी बड़ा कठिन परिश्रम किया था। बहुत जल्दी उस वक्त शादियां हुआ करती थी, 14-15 साल के रहे होंगे तब कभी उनकी शादी हो गई, और युवराज को सीधे जंगल भेज दिया। और उनकी सुकुमारी धर्मपत्नी माँ सीता अद्भुत ये जंगल गए। इनका जंगल जाना एक दंड नहीं था, एक प्रोसेस था कि आपको अगर रावण को जीतना है तो आपको जन समर्थन जुटाना होगा। तो गए थे। इसको इस चुनाव से ना जोड़ें, क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं है, वो तो एक तरह से सामरिक युद्ध था, पॉलिटिकल था। ये मैं एक कथानक यहाँ पे दृष्टांत के तौर पे बता रहा हूँ। तो उन्होंने युवा नरों को इकट्ठा किया। हम कहते हैं ना वानरों को इकट्ठा किया, हाँ वानरों को इकट्ठा किया, युवा नरों को इकट्ठा किया और उनकी एक सेना बनाई। इसलिए मैंने उससे इस घटना का यहाँ पे जिक्र किया। और उन्होंने रावण का अंत किया और माँ सीता को लेकर वापस आए। तो कहने का आशय ये कि असंभव शब्द एटलीस्ट शेक्सपियर की भाषा में किसकी डिक्शनरी में होता है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी डिक्शनरी में नहीं। तो ये संभव है कि हम इस तरह का डिजिटल वोटिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का भी निर्माण हो सकता है, और आपको कम से कम वोट देने का अधिकार बढ़ाने का भी हम अपने संविधान संशोधन में करेंगे। हर इकाई से पर्याप्त संख्या में वोट आनी चाहिए। संपूर्ण कार्यकारिणी वोट देना, जैसे किसी कार्यकारिणी में हम अपनी सीमाएं सुनिश्चित कर लेंगे, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या भी सुनिश्चित कर दी जाएगी। और जब मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर विवादों को स्थान कम मिलेगा। इसके दूरगामी परिणामों को सोचिए। महिलाओं की संख्या बढ़नी, पुरुषों की संख्या बढ़नी, किस मामले में? जो हमारी महासभा की प्रधान इकाई है उसमें, उस कार्यकारिणी में उनकी स्ट्रेंथिंग करने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि उन पदों पर अध्यक्ष के लिए तो कोई रोक टोक है नहीं, महिला भी लड़ सकती है, पुरुष भी लड़ सकते हैं, तो उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए कोई इनकार नहीं कर सकता है। मैं तो कल ही वादा कर चुका हूँ कि अगर कोई महिला प्रत्याशी, योग्य महिला प्रत्याशी, योग्य भी क्यों लगाऊं,
मुझे कौन सा इसका अंदाज है कि मैं ही योग्य हूँ? नहीं, हो सकता है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो उस समय मैं वो काम ना कर पाऊँ, तो किसी की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह मैं नहीं। हाल में किसी ने पूछा था कि आपने उपाध्यक्ष की हैसियत से क्या किया। ठीक है, मैंने क्या किया उसके मैंने जब गणना पत्रक बताया तो महोदय को थोड़ा सा समझ में आया, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं उसका उल्लेख करना नहीं चाह रहा हूँ ना। मुझे वो अपना काम दिखा के आपको, क्योंकि ये पॉलिटिकल इलेक्शन ये एक इंटेलेक्चुअल समूह का इलेक्शन है। हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, हम जिसको कहते हैं कि श्रेष्ठतम विप्र में भी नारमदेव। किसी ने कहा था कि वो स्वर्ग में देव और धरती पे नारमदेव। हालांकि ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। आज मैं फिर एक बार हमारे निवर्तमान अध्यक्ष को बधाई देना चाहूँगा उनके जन्म दिवस पर, और जो उनकी सक्रियता थी पिछली महासभा में, जिसके कारण बहुत सारे अनछुए हिस्से को उन्होंने गोल्डन टच दिया। और यहाँ तक हम जुड़े। इंदौर से हमारा सीधा संवाद हुआ, मालवा क्षेत्र से हुआ, खंडवा क्षेत्र से हुआ, और निमाड़ क्षेत्र के लोगों से बातचीत हुई। तो सिर्फ उन्हीं का वो था जिसकी वजह से हम लोग इतना आ गया है। उन्होंने सबको जोड़ के रखा। तो वो यशवंत हों, वो बलवंत हों, वो गुणवंत हों, वो सतवंत हों, और वो रसवंत हों, और धनवंत भी हों। तो सुभाष महोदय जी सहित जिनका भी जन्म पर्व आज है या इस वर्ष भी है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं उनको भी जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। शुभकामनाएं उनको भी जिन्होंने कुछ संकल्प लिए हैं। शुभकामनाएं मेरे सारे प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों को उनके श्री चरणों में शत शत नमन। लेकिन एक बात ध्यान रहे सर, ये तो खेल भावना से लड़ा जाने वाला इलेक्शन है। इसमें मैं किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखना चाहता। और अभी बीच में कुछ चीज़ ऐसी देख रहा हूँ कि कुछ बातें छन छन के आ रही हैं, तो खुद तो सतर्क हूँ ही, सबको सतर्क कर देना चाहता हूँ कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि शरबत तो मीठा ही अच्छा लगता है ना। समाज करेले का शरबत सामान्य रूप से नहीं पिएगा, और करेले का शरबत पीने के पहले समाज कुछ ना कुछ निर्णय जरूर ले लेगा। आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना। आदरणीय शैलेंद्र जी, नर्मदा प्रखर को धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। आपको प्रणाम करता हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि ग्लैमर विहीन इलेक्शन को, जिसमें धन खर्च ना हो, क्योंकि टाइम और समय ये मैनेज करने की चीज़ है। इसको अगर हम डिस्टर्ब कर देंगे, इसके आरोह अवरोह को अनियंत्रित कर देंगे, तो इसका नुकसान हमको ही उठाना पड़ेगा। ये कोई ऐसा पद भी नहीं है जिससे कोई सत्ता के सुख का, वो जो जब वो आपका राजशाही शासन हुआ करता था, तो वो जो क्राउन पहनने का एहसास होता था, है ना जी, वो एक अजीब सा मैं तो महसूस करता हूँ अभी भी कि वैसा कोई एहसास नहीं होना। ना ही वो विधायकों वाली जो रौनक है,
और मैं निश्चित तौर पे मैं इस सब के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ जितनी सादगी से होती है वो उतनी सादगी से वैचारिक रूप से आप इलेक्शन में आइए और लड़िए। खर्च करने की ज़रूरत नहीं, और खर्च कीजिए भी तो कुछ ही कल्याणकारी परोपकारी कार्य के लिए कीजिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अनावश्यक धन का अपव्यय लक्ष्मी का निरादर होता है। मित्रों, मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति आदरणीय एवं पूजनीय मेरे वरिष्ठ जनों, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। युवा साथियों, आपके आने वाले सम्मेलन में आपको ये बात करनी है जो अगले 1-2 दिन में होने वाला है। तो मुझे पता चला है, लिंक भी आ गई है। आप शनिवार को जब बात करें तो सॉफ्टवेयर पे भी बात कर लीजिए। धन्यवाद नर्मदा प्रखर, धन्यवाद शैलेंद्र पारे जी और उनकी पूरी टीम, और धन्यवाद माननीय श्रोताओं। सादर नमन, सादर प्रणाम।